हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की मीनिंग क्या होती है एंड साथ ही साथ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस कौन कौन सी हैं आपके एग्जाम के लिए एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचर क्या है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको जब जैसे कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं मीनिंग क्या होती है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, जिसका पहला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन। यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को भाई हम लॉ ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज द लीगल बॉडी। भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक लीगल बॉडी जो कि डिस्क्राइब करती है रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को, जो कि अप्लाई होते हैं किसके बीच में, सोवर्जन स्टेट एंड अदर एंटाइटल्स के बीच में, विच आर लीगली रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनेशनल एक्टर्स, जिनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरनेशनल एक्टर के तौर पे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं लीगली। ठीक, अब कह रहा है भाई थर्ड पॉइंट, ईच कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर्मुलेट लॉ टू गवर्न इन एफिशिएंट मैनर एंड इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। तो कह रहा है कि भाई जो भी कंट्रीज होती हैं, जो वो लॉ बनाती है, वो ये देख के बनाती है कि वो लॉ सक्षम है क्या पीस यानी शांति व्यवस्था बनाए रखने में, सिक्योरिटी बनाए रखने में, सुरक्षा बनाए रखने में, तो वो उस तरह से जैसे हर एक कंट्री लॉ बनाती है। सिमिलरली जब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाते हैं, व्हेन कंट्रीज कम टुगेदर एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जब कंट्री सारी कंट्री होती है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती हैं और कोई लॉ बनाती हैं, तो जो लॉ बना रही है वो सभी के बीच में इक्वल अप्लाई होगा एंड कोई उस लॉ को ना वायलेट करे, सभी लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ठीक, तो इसका एक मैंने बेसिक आपको मतलब बता दिया क्या होता है। ठीक, अब अगर हम बढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे काफी सारे ऑथर्स की, काफी सारे जुरिस्ट की आपको डिफिनेशन मिल जाएंगी। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी मैंने यहाँ पे लिख दी है, अदरवाइज इसमें से भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हैं। ओके, तो देखो डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रोफेसर एल ओपेनम की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे एक चीज तो आपकी क्लियर होगी, जो मैंने बताया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है, इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। तो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है भाई, वो एक बॉडी है, किस चीज की बॉडी है, या तो कस्टमरी की है एंड साथ ही साथ कन्वेंशनल रूल की वो एक बॉडी है। ठीक, विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज स्टेट, जो कि लीगली बाइंडिंग होगी किसके द्वारा, सिविलाइज स्टेट के द्वारा, इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। यहाँ पे एक टर्म आप लोग याद रखना, सिविलाइज स्टेट। देखो यहाँ पे जैसे सिविलाइज स्टेट का यूज करा इन्होंने, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी भाई, उनका तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, उनकी कोई जगह ही नहीं बन रही यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका जो यूएनओ है, WTO है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। अब सेम डिफिनेशन दी है आपकी JL ब्रेली ने एंड ग्रे ने भी, तो यानी सेम डिफिनेशन दी, आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं जाके कि इनको अलग अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि JL ब्रेली एंड ग्रे भी भाई इस डिफिनेशन को सपोर्ट करते थे, उनकी भी डिफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की सेम है। ओके, अब भाई डिफिनेशन दी तो भाई अगर हम लोगों ने जब नेचर पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि काफी सारे जस्ट एक दूसरे की डिफिनेशंस को क्रिटिसिस कर रहे थे एंड नेचर में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, वो सारा का सारा डिफिनेशंस का ही था। एंड इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ है या नहीं, ये भी सब कुछ डिपेंड कर रहा था डिफिनेशंस के ऊपर। तो भाई इन्होंने जो डिफिनेशंस दी थी उसमें उसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो देखो इसमें क्रिटिसिज्म नंबर 1 हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया भी था दोस्तों, कि स्टेट सेंट्रिक्स अप्रोच, यानी इन्होंने क्या करा था कि इग्नोर कर दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट्स को। ठीक, तो एक पहला तो क्रिटिसिज्म इनका ये हुआ था। दूसरा ये हुआ था कि इंडिविजुअल्स राइट, यानी जो भी आपके इंडिविजुअल्स राइट्स एंड ड्यूटीज थी भाई, उनको आप बिल्कुल ऐसा ही निगलेक्ट कर रहे थे। ठीक, थर्ड क्या है, सोर्स ऑफ लॉ नॉट लिमिटेड टू कस्टम एंड ट्रीटीज। भाई सोर्स ऑफ लॉ जो इंटरनेशनल लॉ का है वो सिर्फ लिमिटेड कर दिया था इन्होंने कस्टम एंड ट्रीटीज तक, बट ऐसा कहना अदर ऑथर्स का ऐसा नहीं भाई, कस्टम एंड ट्रीटीज तक सोच इसका नहीं लिमिट किया जा सकता है। इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ठीक, एंड स्टैटिक परसेप्शन, इंटरनेशनल लॉ इज अ डायनेमिक एंड इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक, तो इस तरह से कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे। तो देखो इसके बाद डेफिनेशन हमारी आती है सर रॉबर्ट जेनिक एंड सर आर्थर वाट की। ठीक, अब यहां से मैं देखो नीचे लेके जा रहा हूं, सर रॉबर्ट जेनिक एंड सर आर्थर वाट की। ठीक, तो देखो यहां पे जो मैंने यहाँ पे ब्लू वाला पॉइंट पूरा लिखा हुआ है, यहां से ये आप लोग देख लेना यार, यहां से यहां तक ये जो ओपेनम की मैं जो आपको बताई थी, ओपेनम की डिफिनेशन सेम वही डिफिनेशन दी हुई है। आप लोग बात देखना चाहें तो देख सकते हैं, सेम वही डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। बट यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, इन्होंने कुछ डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, स्टेट आर नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर, स्टेट आर नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल आल्सो मे बी सब्जेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ। तो भाई इन्होंने सीधा कह दिया था कि सिर्फ स्टेट जो है सब्जेक्ट नहीं होगा इंटरनेशनल मैटर का, सब्जेक्ट मैटर का इंटरनेशनल लॉ का। ठीक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल भी भाई सब्जेक्ट होंगे इंटरनेशनल लॉ का, इन्होंने ये कह दिया था। अब इसके बाद जो भाई हमारे जो अगले ऑथर हैं, इनका भी भाई ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ
is the body of a legal rule which apply between sovereign state and such other entities as have been granted international personality, जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एंड इंडिविजुअल सब आ जाएगा, ठीक। सेम ऐसा ही एक दे सकते हैं गिल की भी अकॉर्डिंग है, द टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन द बॉडी ऑफ अ रूल विच अप्लाई विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज और सोसाइटी ऑफ अ स्टेट। तो बहुत सारी डिफिनेशन हैं, आप लोग अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो कर लें, बट हाँ ये जो मैंने आपको एक ये डिफिनेशन बताई सर रॉबर्ट जेनिंग वाली, ये एंड ये जो प्रोफेसर एल ओपनम, इनको करना मस्ट है, ठीक। ये आपको जरूर लिखनी है एग्जाम में। नाउ अगर मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता हूं कि इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो देखो सिंपल सी चीज है, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देखो, तो टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। भाई जो भी दुनिया है उसमें पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना। हालांकि अभी तो भाई हर जगह अगर देखा जाए तो भाई वॉर ही चले जाए, यूक्रेन और रूस का ही देख लें, हर जगह देख सकते हैं काफी ज्यादा वॉर चल रहे हैं, ठीक। तो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इंटरनेशनल लॉ, पता नहीं चलता भाई। टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट इन पीसफुल मैनर, लिखा तो है भाई ऑब्जेक्ट क्या कि भाई डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में रिसॉल्व करना, बट अभी तक जो भी प्रैक्टिकल है उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि पीसफुल मैटर में भाई ये रिसॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्या है, टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू स्ट्राइव फॉर बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यानी ईच अदर से भाई कोऑपरेट करना है एंड बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए काम करना है, ठीक। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसआर्ममेंट ऑफ अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेशली न्यूक्लियर एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, तो बिटवीन नेशंस थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो इनका कहना है कि भाई जो वेपन्स वगैरह ज्यादा नहीं रखते हैं भाई उसको डिसआर्म करना है, कि भाई वेपन से हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग शांति से काम करेंगे, हम लोग हथियार उतर पे बात नहीं करेंगे, स्पेशली हम लोग न्यूक्लियर वगैरह चीजों को अवॉइड करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को। तो इस तरह से बात ये लोग कह रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आ रहा है कि टेकिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज अ टेररिज्म, क्लाइमेट चेंजेस, रेफ्यूजीज क्राइसिस एक्सेट्रा। तो यानी हम लोग यानी साथ में मिलकर एक एफर्ट करेंगे कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे टेररिज्म, आतंकवाद होगा, क्लाइमेट चेंजेस की होगी, या रेफ्यूजीज जो होते हैं क्राइसिस, इनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्या करें, इंटरनेशनल लॉ एम्फेसिस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन राइट मैनर। तो इंटरनेशनल लॉ क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन राइट मैनर, सही मैनर में भाई करेगा, कोई गलत मैनर में ये काम नहीं करने वाला है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चैनल सब्सक्राइब करो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लॉ डेब्यू के नाम से होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड कुछ ग्रुप्स भी हैं एंड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी चैनल, हमारे टेलीग्राम के चैनल एंड ग्रुप्स बने हुए, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, परेशान ना हो, आराम से ज्वाइन करो। एंड अपना रिव्यू जरूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसे लगी। एंड एक चीज और भाई, फटाफट से यार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने स्टूडेंट्स, अपने जो भी आपका ग्रुप हो यार, स्टूडेंट का तो यार मेरा ग्रुप होगा, आप लोगों का जो भी फ्रेंड ग्रुप से यार शेयर करो यार, कॉलेज ग्रुप जो भी है उसमें शेयर करो जाकर, वीडियो बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। एंड थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।